नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान को लेकर आए हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, डीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? तो राज्य क्या है? राज्य के तत्व कौन-कौन से हैं? संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, राष्ट्र और राज्य में अंतर पढ़ेंगे। राष्ट्र और राज्य क्या होता है? तो चलिए एक-एक करके शुरू से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य क्या है? तो राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। इसे इसके तत्वों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब अब यहाँ तो अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति न हो, मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य एक न दिखाई देने वाली संस्था है और इसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं और बिना 4 आवश्यक तत्व के राज्य की अवधारणा या कल्पना करना सही नहीं है। तो कौन कौन से राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं? पहला है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो इसमें जो जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, ये तीनों को मिलाकर हम शरीर कह सकते हैं। ठीक है, शरीर। और जो संप्रभुता है यह राज्य की आत्मा कहा जाता है। तो अब उसका डिटेल देखते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति यानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता जो है यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह राज्य की आत्मा है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार के रहते हुए भी संप्रभुता के अभाव में राज्य को नहीं कहा जा सकता। यानी अगर राज्य में जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है और सरकार है, अगर इसमें संप्रभुता नहीं है तो उसको हम राज्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह राज्य का प्राण तत्व या आत्मा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग था और सरकार थी, यानी ये तीनों थे। लेकिन भारत के पास जो यह संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता नहीं थी, इसीलिए 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, बल्कि यह ब्रिटेन के पास थी। यानी ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन इसे शक्ति के बलबूते भारत को आदेश देता था और भारतवासी इसका पालन करते थे। तो जो संप्रभुता थी यह भारत के पास नहीं थी, यह ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन जो भारत को आदेश देता था वही कार्य यहाँ पर होता था। इसीलिए भारत को स्वतंत्र राज्य न कहकर ब्रिटेन का गुलाम या उपनिवेश कहा जाता था। ठीक है, यानी भारत स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह संप्रभु शक्ति भारत के पास आई। तब जाकर भारत एक स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, लेकिन पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य तब बना जब 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक गुलाम था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसी समय भारत के पास संप्रभुता आई और भारत एक स्वतंत्र राज्य बना। संविधान लागू होने का अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च शक्ति यानी संप्रभुता जनता में आ गई। ठीक है, जनता में आ गई। इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने लगी।
इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन करती है, अर्थात जनता शासक और शासित दोनों हैं। इस तरह संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वह आपकी क्या है? संप्रभुता, सर्वोच्च इच्छा है और सर्वोच्च आदेश है। यह संप्रभु शक्ति जनता में निहित है। यह सर्वोच्च शक्ति स्वतंत्र होने की पूर्ण शर्त है। अब एक एक करके देखते हैं। सरकार, तो सरकार क्या है? सरकार राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र है। इसके 3 अंग होते हैं, यानी जो सरकार है यह राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला एक यंत्र है। तो इसके 3 अंग है, कौन कौन से? एक विधायिका या व्यवस्थापकीय। तो व्यवस्थापकीय या विधायिका का कार्य क्या है? यह कानून बनाने वाली संस्था है। केंद्र की व्यवस्थापकों को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन होते हैं? ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है। जो ऊपरी सदन है वह राज्यसभा कहलाता है, और दूसरा जो है वह निचला सदन है जो लोकसभा कहलाता है। दोनों सदनों के सदस्यों को संसदीय सदस्य या एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसी तरह विधायिका प्रांतों में भी होती है। प्रांतों की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों को एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और दूसरा है आपका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? यह कानून को लागू करने वाली संस्था है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं। इसलिए लोक भाषा में इसे सरकार कह देते हैं। सरकार तो राष्ट्रपति के ही नाम से चलती है, लेकिन इसे मंत्रिपरिषद चलाती है। मंत्रिपरिषद का अगुवा प्रधानमंत्री होता है, यानी जो मंत्रिपरिषद का अगुवा होता है या नेता होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह की कार्यपालिका प्रांतों में भी होती है। प्रांतों की सरकार राज्यपाल के नाम से चलती है, लेकिन इसे मंत्रिपरिषद चलाती है, जिसका अगुवा मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, न्यायपालिका, जुडिशियल। तो यह न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। जो न्यायपालिका है यह संविधान का रक्षक या संरक्षक होता है। इसे संविधान का संतुलन चक्र यानी बैलेंस साइकिल भी कहा जाता है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से करती है। ठीक है, न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका के कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुसार है कि नहीं। यदि नहीं है तो न्यायपालिका ऐसे कानून या कार्य को रद्द कर देगी। न्यायपालिका की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। सरकार के प्राचीन वर्गीकरण, यानी सरकार का जो प्राचीन वर्गीकरण हुआ था वह पहला था राज्यतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र या सामंतवाद, तीसरा प्रजातंत्र। तो जो राजतंत्र था उसमें एक व्यक्ति की सरकार होती थी, इसका यह प्राचीन रूप है। दूसरा है कुलीन तंत्र या सामंतवाद, तो इसमें कुलीन या धनी
लोगों की सरकार होती थी। यह मध्यकालीन रूप में थी। और प्रजातंत्र जो है यह सबकी सरकार या जनता की सरकार होती है। इसे आधुनिक रूप दिया गया है। अब सरकार का आधुनिक रूप क्या क्या है? तो शक्ति पृथक्करण के आधार पर और शक्ति विभाजन के आधार पर दो रूप हैं। तो जो इसमें देखते हैं, शक्ति के आधार पर संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, और शक्ति विभाजन के आधार पर एकात्मक सरकार और संघीय सरकार होती है। अब इसमें से जिसके पास संसदीय सरकार और एकात्मक सरकार होगी वह कौन सा देश है? वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन के पास संसदीय सरकार है और एकात्मक सरकार। और जिसमें अध्यक्षीय सरकार और संघात्मक सरकार है वह कहाँ है? वह अमेरिका में है। और भारत में संसदीय सरकार और संघात्मक सरकार की व्यवस्था जहाँ है वह है भारत देश। संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार किसे कहते हैं? तो ऐसी सरकार जो संसद से बने संसदीय सरकार कहलाती है। यानी जो संसद से बने वही संसदीय सरकार कहलाती है। संसदीय सरकार में नंबर 1 विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं होते, वरन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे मोदी जी और उनके मंत्री के सदस्य और मोदी जी और स्वतंत्र नहीं होते, वरन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे मोदी जी और उनके मंत्री सदस्य के सदस्य भी हैं, अतः भारत में संसदीय सरकार है। नंबर दूसरा पॉइंट, ऐसी सरकारों में राष्ट्रपति के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। शासन उसी के नाम पर चलता है, लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में होती है। इसीलिए इसे मंत्रिमंडलीय सरकार या कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। कभी कभी इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी कहते हैं, जैसे मोदी सरकार। अगला है, यह उत्तरदायी सरकार होती है, क्योंकि यदि विधायिका सरकार के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दे तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी जो यह एक कौन सी सरकार है? तो यह एक उत्तरदायी सरकार होती है। और उत्तरदायी सरकार में विधायिका सरकार के विरुद्ध अविश्वास अगर ला देती है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफा देना पड़ता है। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह अस्थिर सरकार होती है। विधायिका कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकती है। अब देखते हैं राज्य और राष्ट्र। तो जहाँ राज्य भौतिक शक्ति का प्रतीक होता है, वहीं राष्ट्र एक की भावना है। हमारे भीतर जो मेरा गांव, मेरा देश की भावना है वही राष्ट्र की है। यह एक की भावना समान जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर विकसित होती है। यह समान इतिहास, भूगोल, भाषा और समान कष्ट के आधार पर विकसित होती है। इस प्रकार राष्ट्र या राष्ट्रीयता एक भाव है, एक भक्ति है, एक निष्ठा है। इसे हम देश के भक्ति या देश प्रेम भी कह सकते हैं।
हमारे भीतर जो भारतीयता की भावना है वह भारत राष्ट्र है। अगला यहाँ भारत में राष्ट्रीयता के उदय की बात है। क्या उदय की बात है? तो इकबाल और जिन्ना की जोड़ी का करना था कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय धर्म के आधार पर हुआ था। अतः भारत में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। इसी आधार पर उन्होंने भारत के विभाजन की मांग की। गांधी जी का कहना था कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास समान संस्कृति और समान कष्ट के आधार पर हुआ है। गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में सभी जातियों, धर्मों के लोगों को जोड़कर इस बात को साबित कर दिया कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जैसे गांधी जी विरोधी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। एक राज्य और एक राष्ट्र के समर्थकों का कहना है कि राज्य और राष्ट्र की सीमा समान होनी चाहिए, नहीं तो राज्य कमजोर हो जाएगा। राज्य निर्माण का अर्थ है कि शक्ति का ऐसा केंद्रबिंदु विकसित होना कि जिसकी इजाजत के बगैर देश की सीमा में एक पत्ता भी भाषा के लोग अपने सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया राज्य निर्माण से पहले शुरू हुई। भारत 15 अगस्त 1947 को ही राज्य बन गया, लेकिन भारत आज तक मुकम्मल राष्ट्र की नहीं। आज भी कश्मीर और पूर्वोत्तर के लोग भारतीयता की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अपनी अलग पहचान को लेकर अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। अतः पूर्वोत्तर और कश्मीर की समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब यहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इससे उनके भीतर अपनेपन का बोध होता है। बोध पैदा होता है। इसके साथ दंड की भी नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि शरारती तत्वों को दंडित करके ही देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अब अगला पॉइंट है अध्यक्षीय सरकार। तो अध्यक्षीय सरकार में देखिए, यह सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत यानी जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था वह कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका का और विधायिका का पृथक पृथक और स्वतंत्र होना, इसे ही अध्यक्षीय सरकार कहा जाता है। अतः अध्यक्षीय सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक पृथक और स्वतंत्र होते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और विधायिका का चुनाव अलग अलग होता है और राष्ट्रपति विधायिका के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका या राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी
नहीं होता है, अतः विधायक का अविश्वास व्यक्त करने के उसे पद से नहीं हटा सकता। इसका 4 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है। इससे पहले महाभियोग के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं हटाया जा सकता। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति ही नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। संसदीय बनाम अध्यक्षीय सरकार, तो अगला पॉइंट है सदस्यीय संसदीय बनाम अध्यक्षीय सरकार। तो इसमें क्या होता है, संसदीय सरकार में विधायिका और संसदीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं और संसदीय सरकार अस्थिर होती है, यानी अस्थिर सरकार होती है, क्योंकि संसद के अविश्वास से सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है। अध्यक्षीय सरकार स्थिर सरकार अगला है एकात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार यानी जिस सरकार में सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है उसे एकात्मक सरकार कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित हैं। अब है संसदीय एकात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार यानी केंद्र और राज्य, इसकी विशेषता देखते हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता, इसमें सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित होती हैं। यह इसमें इकहरी नागरिकता होती है, इकहरी न्यायपालिका होती है। केंद्र में दूसरा आवश्यक नहीं है, लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन का है। अब देखते हैं संघात्मक सरकार। तो ऐसी सरकार जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है इसे संघात्मक सरकार कहते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में किया जाता है। तो इसमें क्या इसकी विशेषता है, पहला है लिखित सर्वोच्च संविधान का होना जरूरी है। अगला है सर्वोच्च न्यायपालिका। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का होना, दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका और केंद्र व दूसरे सदन का होना जरूरी है। मौलिक अधिकार। अब संघात्मक शासन का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह विश्व के पुराने संघों में माना जाता है। 50 राज्यों से मिलकर यूएसए का निर्माण किया, अतः उसे राज्य यूएसए में अब इसको देखते हैं। अमेरिका में 50 राज्यों से मिलकर यूएसए का निर्माण किया गया है। राज्य यूएसए से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए यूएसए को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी संघ है। भारत अपने
अपने ढंग का अनोखा संघ है। यह विनाशी राजसत्ता का अविनाशी संघ है।